अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MGT 101 का आपके पास टॉपिक स्टार्ट होता है 161 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव है उसका हमारे साथ क्या डिफरेंस है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, ये दोनों टर्म्स इसी को रिप्रेजेंट करें, जो प्रीवियस में पढ़ा और जो अब पढ़े। इन दोनों में डिफरेंस सिंपली हमारे पास इतना है, ये डिफरेंस अगर आपका आ भी जाए शॉर्ट में या आपका MCQs में आ जाए, या भी आपने शॉर्ट और MCQs के लिए इस भी टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कंप्रीहेंसिव है ना, आपके पास यहाँ पे आपके पास सारी की सारी जो भी चेंजेस इन्वॉल्वमेंट होंगी वो नॉन ऑनर चेंजेस होंगी। नॉन ऑनर चेंजेस क्या है, मतलब ना तो ऑनर कर रहा है ना वो चेंजेस ऑनर से रिलेट कर रही है। ठीक है, उसमें ऑनर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जबकि चेंजेस इन इक्विटी की अगर आप बात करें, चेंजेस इन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन होगी जो ऑनर से रिलेटेड है, ऑनर चेंजेस होगी। ठीक है, ऑनर इक्विटी में क्या चेंज कर रहा है, मतलब ऑनर्स इक्विटी में क्या चेंज हो रहा है, जो ऑनर चेंज कर रहा है या वैसे कोई चेंज हो रहा है, कोई भी मतलब अगर ऑनर से रिलेटेड बात है तो वो हमारे पास हम डील करेंगे इसमें चेंजेस इन इक्विटी में। और अगर ऑनर्स नॉन ऑनर बात है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव में डील करेंगे। क्लियर? यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपका एज MCQs भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। यहाँ पे आपके पास तीन कंपोनेंट्स आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के। ठीक है, IAS 1 के अकॉर्डिंग, मतलब जो आपका IAS स्टैंडर्ड आपका ये सेट है इंटरनेशनल, इसके अकॉर्डिंग आपके पास तीन कंपोनेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट आपका कंपोनेंट है, ये आपका क्या कहता है कि आपकी टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम जो होती है ना, वो आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, वो आपकी रिप्रेजेंट करती है कि जो आपका ऑनर है उसकी अमाउंट एट्रीब्यूटेबल कितनी है, मतलब कितनी अमाउंट है जो वो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, जो आपकी टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम होती है, मतलब जो टोटल आपकी इनकम होती है एक स्पेसिफिक पीरियड में, मतलब आपकी एक अकाउंटिंग पीरियड की, वो रिप्रेजेंट करती है आपके ऑनर की अमाउंट को। क्लियर? फर्स्ट इसका कंपोनेंट ये है। सेकंड इसका कंपोनेंट में क्या है कि द इफेक्ट्स ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और रिस्टेटमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हमारे पास कौन सी एप्लीकेशन होती है, ये हमारे पास वो एप्लीकेशन होती हैं जिनमें हमारे पास जो प्रिंसिपल होता है ना वो पहले ही अप्लाई हो चुका होता है। लाइक यहाँ पे इन एप्लीकेशंस में अगर आप बात करें तो कोई भी प्रिंसिपल आप लें, ठीक है, कोई भी रूल अगर आपने नेक्स्ट अप्लाई करना है इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, पहले वो रूल अप्लाई हो चुका है और अब आप क्या कर रहे हो, अब आप दोबारा उसको अप्लाई करने चले हो। और रीस्टेटमेंट का भी तो हमारे पास यही मतलब होता है ना कि पहले एक स्टेटमेंट हो चुकी है और अब आप दोबारा उसको क्या कर रहे हो, उसको स्टेट करने चले हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहता है, सेकंड जो हमारे पास कंपोनेंट है वो हमारा ये कहता है कि जो हमारे पास इफेक्ट होता है ना रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और जो रीस्टेटमेंट एप्लीकेशंस होती हैं, रीस्टेटमेंट होती हैं, इनका जो हमारे पास इफेक्ट होता है वो अगर हम IAS 8 के अकॉर्डिंग देखें, IAS 1 ये स्टेट करता है कि इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। IAS 8 जो है ये आपके इन्वॉल्व है सेकंड कंपोनेंट में, और ये आपका क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग का। ठीक है, IAS 8 है, आगे भी कई हैं और पीछे भी कई हैं। अब वो क्या कहता है कि जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है उसका जो रिजल्ट होता है ना, या आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो इस वजह से आ रहा है कि आपकी जो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है इसकी वजह से और रीस्टेटमेंट की वजह से। ठीक है, इन दोनों चीज़ों की वजह से आपका चेंज कहाँ पे आता है, आपका अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आता है। और वो एज अ शॉर्ट ये ना एज एन MCQs भी आ सकता है। एज ए MCQs ये कैसे आएगा कि आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उस पर क्या इफेक्ट होगा या उस पर क्यों चेंज होगा, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों चेंज होगी। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी इसलिए चेंज होगी जब आपका जो चेंज होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या रिस्टेटमेंट में होगा। ठीक है, तभी आपकी क्या होगी, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी भी क्या होगी, चेंज होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट में हमारे पास वो कहता है जो हमारे पास इक्विटी है ना, इक्विटी के हर कंपोनेंट के लिए, लाइक इक्विटी अब हम क्या पढ़े हैं, इक्विटी के हम थर्ड कंपोनेंट पढ़ रहे हैं और जो पहले दो हैं उन पे भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, एप्लीकेबल क्या है कि जो हमारे पास कैरिंग अमाउंट है ना, कैरिंग अमाउंट हमारी क्या होती है, जो भी आपकी अमाउंट होती है, जो आपकी जो भी प्रोडक्ट होगी ना उसकी जो अमाउंट है, जब आप उसको सेल कर रहे हो या आप उसको बाय कर रहे हो तो उस वक्त आपने जो अमाउंट पे की वो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कैरिंग अमाउंट है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, बिगिनिंग में और एंड में। बिगिनिंग और एंड मतलब स्टार्ट में अकाउंटिंग पीरियड जब आपका स्टार्ट होता है उस वक्त उसकी क्या अमाउंट थी आपके प्रोडक्ट की, और जब आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ उस वक्त आपके प्रोडक्ट की क्या अमाउंट थी।
ठीक है। उसके दरमियान क्या है, रिकॉन्सिलेशन है। रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है हमारे पास कि रिस्टोर आप कह लें कर लो, या फिर दोबारा से बना लो। ठीक है, मतलब दोबारा से क्या करते हो आप, उसके अमाउंट में चेंजिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, रिकॉन्सिलेशन इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, हर जो आपका कंपोनेंट है ना उसको आप क्लोज कर रहे हो। आप क्लोज क्या कर रहे हो, अगर आप चेंज कर रहे हो प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस को आप चेंज करने के बाद आप सेपरेटली क्या कर रहे हो, उसको डिस्क्लोज कर रहे हो। ठीक है, हर एक चीज़ को सेपरेट डिस्क्लोज कर रहे हो। आप पहले रिजल्ट देखोगे प्रॉफिट और लॉस के, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ईच आइटम ऑफ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, जो आपके पास इनकम है वो हर आइटम से आपको कितनी आ रही है। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट है उससे कितनी इनकम आ रही है, सेकंड प्रोडक्ट है उससे कितनी इनकम आ रही है, हर आप ये देखोगे। आप इनके रिजल्ट चेक करोगे। ठीक है, ए पॉइंट का रिजल्ट चेक करोगे, यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसका आप रिजल्ट चेक करोगे तो आपके पास इनकम या तो ज़्यादा आएगी या कम आएगी। थर्ड आप क्या कर रहे हो, आप ये चेक कर रहे हो ट्रांजैक्शन विद ऑनर के, जब आपने ऑनर्स के साथ डील की है। मतलब एक भी ऑनर हो सकता है कंपनी का, मल्टीपल ऑनर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑनर्स इसलिए यूज हुआ कि शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उसके आपके जो कंपनी होगी उसके मल्टीपल ओनर्स होंगे, उसके साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन है आपने उसको भी देखना है, उसको भी देखना है। और उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि जो आपकी जो रिकॉन्सिलेशन है, ठीक है, जो आपकी कैरिंग और एंडिंग डेट पे, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग डेट पे जो आपकी अमाउंट है वो आपकी इफेक्ट होगी इन तीनों चीज़ों से। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को सेपरेटली डिस्क्लोज कर लेना है। इनमें जो भी चेंजेस हो रही है आपने उनको देख लेना है, और उसके बाद आपने उनकी कैरिंग अमाउंट को डिसाइड करना है। और फिर आपने बताना है कि आपका जो कंपोनेंट है थर्ड, उसका रिजल्ट आपके पास ये आया। ठीक है, जस्ट आपने इसको रिमाइंड करना है, आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है और एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट है। फॉर्मेट आपके पास है चेंज इन इक्विटी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, चेंज इन इक्विटी। हमने क्या कहा, चेंज इन इक्विटी में हम डील करते हैं ओनली ओनर से। ठीक है, जस्ट ओनर की बात होगी। जितने भी चेंजेस हैं वो आपकी कहाँ पे हो रही होंगी, ऑनर के पास चेंज हो रही होंगी। तो अब यहाँ पे शेयर कैपिटल है, कैपिटल कौन देता है, आपका ऑब्वियसली आपका ऑनर देता है, तो ये भी ऑनर से रिलेट कर रही है। शेयर प्रीमियम आपका क्या है, ये भी ऑनर से रिलेट कर रहा है। ये क्या है, शेयर प्रीमियम आपके पास क्या होता है, शेयर प्रीमियम एक्चुअली आपके पास वो अमाउंट होती है जो, मतलब अगर आपको कैपिटल आपका 1000 है ना, 1000 रुपीज़ आपका कैपिटल है, आपको 1050 दे दिया जाता है ऑनर की तरफ से। तो आपका जो शेयर प्रीमियम होगा, वो जो ऊपर वाली अमाउंट होगी ना 50 रुपीज़, जो आपको ज़्यादा मिले, वो आपका शेयर प्रीमियम हो जाएगा। क्लियर, शेयर कैपिटल मतलब जितना टोटल होगा वो, और शेयर प्रीमियम जितना जो ऑनर है वो आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, उसको आप कह लेंगे ये आपका क्या है, ये आपका शेयर प्रीमियम हो जाएगा। जो एक्सेस अमाउंट होगी, ज़्यादा अमाउंट होगी कैपिटल में, वो आपका शेयर प्रीमियम हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। आपको मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ, पिछले फॉर्मेट मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किए, वो एक तो मतलब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का था, वो आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। तो ये आपके पास चेंजेस इन इक्विटी जो है ये आपके पास न्यू है, और यहाँ पे जो टर्म्स है ये भी न्यू यूज़ हो रही है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी आप ये ना समझ लीजिएगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है। रिवैल्यूएशन रिजर्व का हमारे पास क्या मतलब होता है कि जो भी हमारी प्रोडक्ट है वो रीवैल्यू हो रही है, मतलब पहले उसकी एक अमाउंट सेट थी, उसके बाद हमने क्या किया, उसको रिकवर किया, या हमने उस पर मज़ीद इन्वेस्टमेंट किया, हमने उसको मतलब पॉलिश किया अपने प्रोडक्ट को, उसमें इन्हेंसमेंट की, चेंजिंग की, और अब वो क्या है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में आ रही है। ये हमारे पास OCI का कंपोनेंट है। ठीक है, और जो बाकी सारी हमारी OCI है ना, वो हमारी यहाँ पे आएगी। OCI हमारे पास क्या है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम्स। ठीक है, यहाँ पे जो बाकी सारी आ जाएंगी, रिवैल्यूएशन को हम सेपरेट कर लेंगे कि रिवैल्यूएशन हमारी सेपरेट होगी, बाकी सारी जो आएंगी वो यहाँ पे हमारे पास इसमें आ जाएंगी। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास है रिटेन्ड प्रॉफिट, कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, और फिर टोटल यहाँ पे जितनी भी सारी स्टेटमेंट हो रही है उसका टोटल आपने यहाँ पे कर देना है। और इस फॉर्मेट को भी आपने क्या करना है, याद कर लेना है। ओपनिंग बैलेंस, आप हर चीज़ का ओपनिंग बैलेंस आपने मेंशन कर दिया। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, अब फ्रेश इशूज ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है कि जो अब न्यू, मतलब एक तो ओपनिंग बैलेंस था जितना ओनर ने इन्वेस्ट किया स्टार्ट में, मतलब स्टार्टिंग डेट पे जितना भी उसका ओपनिंग बैलेंस था वो सारा तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद है अगर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑनर, तो वो भी आपका क्या होगा, वो आपका कैपिटल होगा, और उसको आप क्या करोगे, उसको आप फ्रेश इशू में लिखोगे कि फ्रेश मतलब कोई न्यू है, जो आपको न्यू कोई चीज़ आई है आपके बिजनेस में ऑनर की तरफ से। ठीक है, उसका अगर शेयर कैपिटल है तो आप यहाँ पे लिख दोगे, अगर कोई चीज़ शेयर कैपिटल में से एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे आ जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, फिर इन दोनों को आप सम अप करके यहाँ पे टोटल
में मेंशन कर दोगे। ऊपर क्या किया, ऊपर इन सबको, ये जितने भी ओपनिंग बैलेंस थे सबको सम अप करके यहाँ पे मेंशन कर दिया, और अब इन दोनों को सम अप करके यहाँ पे कर रहे हो। नेक्स्ट आपका है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, मतलब आप अपने एसेट्स को क्या कर रहे हो, रिवैल्यूएशन उसकी करवा रहे हो, उसको रिपेयर करवा रहे हो, या आप कह लें उसको रिन्यू करवा रहे हो, ठीक है, रिन्यू करवा रहे हो। तो फिर ये आपकी क्या है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में आती है। ये सिर्फ एक ही OCI का कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अकेला जितनी इसकी प्राइस होगी इसको जाके यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट आपका आ रहा है ट्रांसफर्ड अपॉन डिस्पोजल। अब यहाँ पे क्या है, आपने डिस्पोजल किया, ठीक है, तो आप वहाँ पे जितनी भी आपकी कॉस्ट आएगी तो उसको आप कहाँ पे करोगे, वो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, रिवैल्यूएशन में कंसीडर होगी। रिवैल्यूएशन में कैसे कंसीडर होगी, रिवैल्यूएशन होता है किसी भी चीज़ की इन्हेंसमेंट करवाना, ठीक है, मतलब उसको रिन्यू करवाना, पॉलिश करवाना, उसमें और फीचर ऐड करना। और डिस्पोजल में क्या है, हम डिस्पोजल को निकाल रहे हैं अपनी कंपनी में से, अपने बिजनेस में से, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो रिवैल्यूएशन हमारे पास आएगी ना उसमें से माइनस कर देंगे इसको, ठीक है, माइनस कर देंगे, और उसके बाद जो भी हमारा प्रॉफिट होगा हम उसको रिटेन्ड प्रॉफिट में अपने में मेंशन कर देंगे। क्लियर। अब की बार जो होगा ना, अब ये देखें, अब इसको हम माइनस कर रहे हैं और ये हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टोटल में मेंशन नहीं करेंगे, हम नीचे वाले टोटल में मेंशन करेंगे। यहाँ पे ऊपर वाले रिजर्व को और इस रिजर्व को ऐड करेंगे, इसमें से डिस्पोजल को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे जो भी इनका आंसर आएगा ना वो यहाँ पे नीचे आके लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स। अब जो टैक्स के बाद आपकी डेप्रिसिएशन आती है, या फॉर द ईयर पूरे साल के आपके पास जो भी डेप्रिसिएशन आती है उसको आपने लिखना है, तो ये आपका अक्यूमुलेटेड OCI का कंपोनेंट है, इसको आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई आपको प्रॉफिट है तो यहाँ पे मेंशन कर दें रिटेन प्रॉफिट में, अगर नहीं है तो यहाँ पे ना करें, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे ऐड कर दें। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब आपने डिविडेंड कितना पे किया। डिविडेंड आपका क्या होता है, डिविडेंड का मतलब होता है कि जो आप अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हो, मतलब जितना भी आपको प्रॉफिट होगा ना पूरे साल में उसके अकॉर्डिंग अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हो। तो लाइक अगर आपको 5000 प्रॉफिट हुआ है और आपके नहीं 6000 कह लें, 6000 आपको प्रॉफिट हुआ है और आपके क्या है 2 शेयर होल्डर्स हैं, तो आप उनमें क्या करोगे 3000 क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे उस प्रॉफिट को। तो आप क्या करोगे, ये जो अब आपने उनको प्रॉफिट दिया इसको आप कहोगे कि ये आपका डिविडेंड है, ठीक है। जो भी आपने डिविडेंड पे किया, आप ऑब्वियसली आप प्रॉफिट में से दे रहे हो, तो इसको आप क्या करोगे, जो आपका प्रॉफिट हुआ उसमें से माइनस कर दोगे, और यहाँ पे जो आपकी टोटल हुई उसमें से भी आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे, ठीक है। इसकी 2 जगह पे एंट्री होगी, एक प्रॉफिट में और एक जो आपका टोटल हो रहा है उसमें से आपकी अमाउंट जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने पे कर दिया है डिविडेंड, तो इसलिए आप यहाँ पे इसको क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आपका बोनस शेयर है कि जितना कोई बोनस आ रहा है तो उसको आप लगा दोगे, कैपिटल में लगा दोगे, ऑब्वियसली वो तो ऑनर के खाते में जाएगा, और यहाँ पे शेयर प्रीमियम में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे उस बोनस को। यहाँ पे माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे पास जो बोनस शेयर होता है ना, ये हमारे पास होता है एक्चुअली ये आपकी जो कंपनी होती है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स के दरमियान, मतलब जो बोनस है वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो आप ये शेयर कैपिटल में तो इसकी एंट्री आएगी, लेकिन शेयर प्रीमियम में क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आपकी बार आप बोनस दे रहे हो। लेकिन शेयर प्रीमियम में कौन सी चीज़ होती है, जो एक्स्ट्रा हो शेयर कैपिटल से, वो इसमें हम लिख देते हैं। लेकिन आपकी बार आप क्या कर रहे हो, आपकी बार आप दे रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके अलावा अब आप अपना बोनस दे रहे हो ना, बोनस शेयर, तो उसके बाद जो भी प्रॉफिट आपका आएगा उसका जो भी रहता कहता प्रॉफिट, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7000 था, आपने 6000 जो था वो आपने 2 डिविडेंड में शेयर कर दिया, 2 शेयर होल्डर्स में आपने डिवाइड कर दिया, तो बाकी का जो 1000 है वो आपका रह जाएगा, तो उसमें से आप क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे जो आपका बोनस होगा। क्लियर। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपकी यहाँ पे टोटल में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये सारी ऊपर से हो रही है, मतलब यहाँ पे ये माइनस कर रहे हैं, हम इसमें से माइनस नहीं कर रहे, शेयर प्रीमियम में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऊपर वाली दोनों ऐड होकर इसमें से माइनस होकर एंट्री हमारे पास नीचे आएगी, एंट्री हमारे पास इधर नहीं जाएगी। क्लियर। इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कर देंगे, जो जो चीज़ ऐड हो रही है उसको ऐड कर देंगे, जो माइनस हो रही है उसको माइनस करके इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। अब इन ऊपर वाले तो इनको ऐड किया, जो भी आंसर आया उसमें से इसको माइनस किया, फिर जो आंसर आया उसमें से इसको माइनस किया, और यहाँ पे ये अमाउंट लिख दी। और इन सबको जहाँ तक हम ऐड कर रहे थे यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे पैरेंथेसिस आ गई, यहाँ पे माइनस किया, और आंसर जो होगा वो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। क्लियर। ये आपका इतना ही फॉर्मेट है, इसको आपने जस्ट याद करना है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे। अगर कोई MCQs में आपकी एग्जांपल आ जाती है तो आपको पता हो कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।